हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के बाद ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का स्थान है। यानी जो संहिता है उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो है अपना स्थान रखते हैं। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं, इनसे हमें उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था उसकी जो संस्कृति थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ किस तरीके से लिखे गए हैं? गद्य में। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है मतलब जो एक संहिता होती है तो हर एक संहिता में अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में यहाँ पर दिया गया है। तो देख लेते हैं। जैसे कि वेद है ऋग्वेद, तो उसे किस ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया? ऐतरेय व कौशितकी। यजुर्वेद को तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद को पंचविश, अथर्ववेद को गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनको सारणी में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले की घटनाओं का ज्ञान मिलता है। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनसे हमें जो परीक्षित थे उनके बाद की और बिंबिसार के पहले की घटनाओं की पूरी जानकारी मिलती है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। तो जो ऐतरेय है उसमें क्या है कि उसमें हमें कुछ नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में क्या है? तो शतपथ में जो है वो हमें उसमें गंधार, शल्य और कैकय, गुर और पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो किसमें मिलता है? शतपथ में। और वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है वो शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान है। फिर है आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। किसकी? आरण्यक में यज्ञ से जुड़े जो कर्मकांड हैं उनकी एक दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो फिर है उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। यानी कुल कितने उपनिषद हैं? 108, जिनमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। तो जो उपनिषद हैं वो कुल 108 हैं, जिसमें से जो 13 हैं उनको मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। और इसमें जो है वो यज्ञ से जुड़े कुछ दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म, इन सब की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। तो स्त्री की जो सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति है वो किस संहिता से हमें प्राप्त होती है? तो मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। और मैत्रेयी संहिता में क्या बताया गया है? स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, जैसे कि जुआ और शराब, ये सब होते हैं पुरुष के जो है वो बहुत ही मतलब एक तरीके से दोष होते हैं। उसी प्रकार स्त्री को भी जो है वो पुरुष का दोष बताया गया है, तीसरा मुख्य दोष बताया गया है स्त्री को। मैत्रेयी संहिता में ये जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को जो है वो पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। फिर जो जाबालो उपनिषद, उसमें क्या कहा गया है? उसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से आश्रम? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? जाबालो उपनिषद। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। तो जो स्मृति ग्रंथ हैं उनमें सबसे प्राचीन और प्रामाणिक कौन मानी जाती है? मनुस्मृति। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है और नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जो नारद स्मृति है वो गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है। कौन? नारद स्मृति। और शुंग काल का जो है मानक ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है और इस जो है इस सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है स्मृति ग्रंथों में। फिर है वेदांग एवं सूत्र। क्या? वेदांग एवं सूत्र। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। कौन कौन सी? शिक्षा, कल्प,
निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो जो 6 वेदांग हैं उनको जो है उनकी रचना की गई है। तो उनकी रचना किस लिए की गई है? ताकि वेदों को भली भांति समझा जा सके। तो वो कौन कौन से हैं 6 वेदांग? तो एक तो उसमें हमारा हो जाएगा शिक्षा, जो शुद्ध उच्चारण शास्त्र जैसे, और कल्प जो होते हैं वो कर्मकांडीय विधि होती हैं। फिर निरुक्त, निरुक्त यानी जो शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है, और व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो ये 6 जो हैं वो 6 वेदांग हैं जिनकी रचना वेदों को भली भांति समझने के लिए की गई है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। किस साहित्य का? सूत्र साहित्य का। श्रौत, ग्रह और धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों, राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। यानी जो श्रौत है, ग्रह है और जो धर्म सूत्र हैं, इनके अध्ययन से हमें जो है वो यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों, राजनीति विधि और व्यवहार आदि से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हम ज्ञात करते हैं, हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तम्भ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अगर हम प्रमुख सूत्रकारों के नाम देखें तो एक तो गौतम, बौधायन, फिर आपस्तम्भ और वशिष्ठ, ये सब जो है वो प्रमुख सूत्रकारों के नाम में उल्लेखनीय है। फिर सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। तो जो सूत्र हम पढ़ते हैं उनमें सबसे प्राचीन कौन सा है? गौतम धर्मसूत्र। फिर वेदांग और सूत्रों के बाद है हमारा टॉपिक पुराण। तो भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता किसको माना जाता है? किसको? तो लोमहर्ष को। तो पुराणों का रचयिता किसे माना जाता है? लोमहर्ष को, ठीक है। और इनके पुत्र उग्रशर्वा, मतलब जो पुराणों के जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र जो हैं उग्रशर्वा, ये माने जाते हैं। यानी लोमहर्ष या फिर उनके पुत्र उग्रशर्वा वो पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। इनकी संख्या अगर हम बात करें तो कुल कितने पुराण हैं भारतीय साहित्य में? भारतीय संस्कृति में 18, जिनमें से केवल 5 जो है उसमें 5 में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण। ये जो 5 पुराण हैं इन्हीं में जो है वो राजाओं की जो वंशावली है उसकी जानकारी इसमें मिलती है। इन्हीं 5 में कौन कौन से? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण। तो कुल कितने पुराण हैं? तो 18। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करते थे। यानी जो प्राचीन समय में शूद्रों और स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, पर जो पुराण थे उनको वो सुन सकते थे। और पुराणों का पाठ कौन करता था? तो पुजारी करते थे मंदिरों में। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। तो राजतंत्र प्लस कृषि, इन दोनों का विवरण किस पुराण में दिया गया है? तो अग्नि पुराण में। इसलिए सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो है वो अग्नि पुराण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उपनिषदों की रचना जो है वो पुराणों से पहले हुई। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पुराणों की रचना पहले हुई या उपनिषदों की रचना पहले हुई। तो उपनिषदों की रचना जो है वो पुराणों से पहले हुई। इसी में आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य के बारे में। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। किसमें? जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और कई कथानकों के साथ जो है उनका जीवन चरित्र वर्णित है। तो जो जातक है, जातक कथा है, उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। और जो हीनयान है संप्रदाय, उनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। उसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र कई कथाओं के साथ वर्णित है। तो जो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, उसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र जो है वो कई सारी कथाओं के साथ जो है वो वर्णित किया गया है। जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। तो किस साहित्य को हम आगम कहते हैं? तो हम जैन साहित्य को जो है वो आगम कहते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। तो जो हम कल्पसूत्र के बारे में सुनते भी हैं
तो जो जैन धर्म का अगर हम प्रारंभिक ज्ञान देखें तो वो हमें कहाँ से मिलता है? प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है उसमें हमें महावीर के जीवन कृत्यों यानी जीवन में उन्होंने क्या क्या कार्य किए और अन्य समकालिकों के साथ और जो कुछ अन्य समकालिक भी रहे उनके साथ साथ जो उनके संबंध थे उनका भी विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? चाणक्य यानी कौटिल्य, या उनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ये 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। तो अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? 15। और कितने प्रकरण हैं? तो 180। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अनुवादक कौन है? तो श्याम शास्त्री। कौन है अर्थशास्त्र के अनुवादक? श्याम शास्त्री। इस किताब से जो है हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। ठीक है। फिर संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कल्हड़ के द्वारा किया गया था। कल्हड़ द्वारा रचित उनकी पुस्तक है राज तरंगिणी। कौन सी उनकी पुस्तक है? राज तरंगिणी। तो उनकी पुस्तक है राज तरंगिणी, कल्हड़ के द्वारा लिखित है, जिसका अर्थ है राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं और इनमें जो है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। तो जो ये राज तरंगिणी है इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 8। तो और इन 8 को जो है वो तरंगों की संज्ञा दी गई है। प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। और जो ये पुस्तक है राज तरंगिणी इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक जो है वो कश्मीर के जो राजा शासक थे उनका वर्णन किया गया है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो चचनामा। कहाँ से मिलता है? चचनामा। तो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, लेखक इसके कौन है? तो इसके लेखक हैं अली अहमद। कौन है? अली अहमद। तो अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, अली अहमद लेखक किस मतलब उन्हीं से मिलता है। अरबों की सिंध विजय का जो वृत्तांत है वो चचनामा में सुरक्षित है, जिसके लेखक हैं अली अहमद। और फिर उसके बाद है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। ये जो है संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है। कौन? अष्टाध्यायी, जिसके रचयिता हैं पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो जो अष्टाध्यायी पुस्तक है पाणिनि की, उस पुस्तक से मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। पहली बार जो है वो लिपि शब्द का प्रयोग अष्टाध्यायी में ही हुआ। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो गार्गी संहिता किसके द्वारा रचित है? कात्यायन के द्वारा, जिसमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जबकि ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। पतंजलि की अगर बात करें तो वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो जो महाभाष्य पुस्तक है वो किसने लिखी है? पतंजलि ने, जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और उनकी महाभाष्य जो पुस्तक है उससे हमें शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो ये था बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य। इसके बाद हम देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, जिसमें पहले हैं यूनानी रोमन लेखक। तो पहले हैं टेसियस, जो कि ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण जो है वो अविश्वसनीय है। यानी जो है आश्चर्यजनक कई सारी कहानियां हैं इसके विवरण में, और इसलिए इसके विवरण को जो है हम विश्वास करने योग्य नहीं है या फिर अविश्वसनीय है। किसके? टेसियस के, जो कि ईरान का राजवैद्य था। फिर हेरोडोटस, इनके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं, जिन्हें जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्हें मतलब इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी ईरान के संबंध का वर्णन किया है, पर इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है।
तो जो हिस्टोरिका में इसने वर्णन किया है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंध में, तो उसमें भी जो है ये इसका विवरण अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित माना जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन कौन हैं? निरयाकस और आनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। तो जो सिकंदर के साथ लेखक आए थे, निरयाकस, आनेसिक्राटस, अरिस्टोबुलस, इनके विवरण जो है काफ़ी ज़्यादा प्रामाणिक और विश्वसनीय है, यानी विश्वास करने के योग्य हैं। फिर है मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। तो जो मेगास्थनीज था ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसकी पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका, और जिसमें मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में लिखा है। फिर है डायमेकस, ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। कौन? डायमेकस। तो डायमेकस किसका राजदूत था? सीरियन नरेश आंतियोकस का, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और ये डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के राज दरबार में। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस, तो डायोनीसियस कौन थे? तो मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के राज दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और जो डायमेकस था ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और डायोनीसियस जो है वो मिस्र के नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का जो है राजदूत था और अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी की अगर बात करें तो इन्होंने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल ये नाम से एक पुस्तक लिखी। तो भारत का भूगोल किसकी पुस्तक है? टॉलमी की। फिर है प्लिनी, तो इनके बारे में क्या है कि इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? प्लिनी ने। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। जैसा कि नाम ही है नेचुरल हिस्ट्री, तो पूरी जो है नेचर जो है पूरा भारत का, उसके बारे में विवरण मिलता है। किसकी बुक में? प्लिनी की। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन शीप, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन शी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जो है वो जानकारी ही नहीं है कि जो ये बुक है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन शी, तो ये लिखी किसने है। पर ये लेखक जो है करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। मतलब जिस लेखक ने ये पुस्तक लिखी है वो 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और उस समय के भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में इसने जानकारी दी है अपनी पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में। फिर है चीनी लेखक, तो ये थे यूनानी और रोमन लेखक। फिर नेक्स्ट है चीनी लेखक, तो जिसमें पहले हैं फाहियान। ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। 14 वर्षों तक ये भारत में रहा। तो फाहियान किसके दरबार में आया था? गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और 14 वर्षों तक ये भारत में रहा और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया और मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया। फिर है संयुगन, ये 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की जो प्राप्तियां हैं उनको एकत्रित किया। ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत में आया और ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान करता है और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सबसे पहले वो भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। कहाँ पर? कपिशा। भारत में ये 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया।
फाहियान कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्षों तक। और ह्वेनसांग कितने वर्षों तक रहा? तो 15 वर्षों तक। ह्वेनसांग चीन से कब निकला था? 629 ईस्वी में। और फिर कब वापस गया? 645 ईस्वी में। वह बिहार में नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। यानी ह्वेनसांग का उद्देश्य क्या था? जो बिहार में नालंदा जिला है वहाँ पर जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें अध्ययन करना और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए वो आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है वो सी यू की इस नाम से प्रसिद्ध है। तो जो ह्वेनसांग है इसका जो भ्रमण वृत्तांत है यानी जो पूरी इसने ट्रैवलिंग करी इंडिया की उसके बारे में जो इसने बुक लिखी वो सी यू की इस नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें कि उसने 138 देशों का विवरण मिलता है। यानी 138 देशों का विवरण इसने किया है अपनी पुस्तक सी यू की में। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति इन सब के बारे में वर्णन किया है और इसके अनुसार सिंध का राजा जो है वो शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। यानी ह्वेनसांग ने जो है बुद्ध की प्रतिमा की तो पूजा करी, उसके साथ साथ इसने सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र। तो जब ह्वेनसांग अध्ययन के लिए आया था नालंदा विश्वविद्यालय में उस टाइम नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। ये विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बौद्ध दर्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। फिर है इत्सिंग। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। किसने? इत्सिंग ने। फिर चीनी लेखक और यूनानी रोम लेखकों के बाद हैं अरबी लेखक। तो पहले इसमें है अलबर्नी। ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और अलबर्नी ख्वारिज़्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। यानी जो ये अलबर्नी था ये जो है आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति है किताबुल हिंद। कौन सी है? किताबुल हिंद यानी तहकीके हिंद। यानी इसका अगर हम हिंदी में अर्थ देखें तो भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों और प्रथाओं, सामाजिक जीवन और मातौल आदि मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञानों आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में बटा है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो जो इसकी बुक है तहकीके हिंद यानी किताबुल हिंद भारत की खोज, वो उसमें क्या है कि जो भारत के धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल, भार, तौल, सामाजिक विज्ञान, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान सब मतलब कई सारे विषयों पर जो है आधार पर जो है ये पूरी 80 अध्यायों में बटी है इसकी पुस्तक। किसकी? अलबर्नी की, जो कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान यानी खीव या ख्वारिज़्म का निवासी था, वहाँ का रहने वाला था। फिर हैं अरबी लेखक में दूसरे इब्न बतूता। इनके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत है रेहला। क्या कहते हैं जिसे हम? रेहला। तो जो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है वो है रेहला। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ इसका जो ये ग्रंथ है रेहला या यात्रा वृत्तांत है वो देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया। तो जब ये जो है 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा तो जब इसकी यानी दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होकर जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, यानी 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। किसको? इब्न बतूता को, जिसकी पुस्तक है रेहला और ये अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है। फिर तो इसके बाद है फिर अन्य लेखक।
जिसमें है तारानाथ जो कि एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना करी। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और एक जो है वो है मार्को पोलो, ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। यानी जो है मार्को पोलो वो 13वीं शताब्दी के अंत में जो है वो पांड्य देश की यात्रा पर आया था। और यदि हम पांड्य इतिहास का अध्ययन करना चाहें तो इसका विवरण काफ़ी उपयोगी है मार्को पोलो का। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जिसमें हमने ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग एवं सूत्र, पुराण, बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य और उसके बाद विदेशी यात्रियों के जो लेख हैं उनसे मिलने वाली प्रमुख जानकारी, इन सभी टॉपिक्स को कवर किया। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ एंड स्टडी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।